नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो एक नए ढंग से है और इस वीडियो में हम इस गेट टू गेट यानी कि इसके माध्यम से हम समझेंगे कि जो टेंथ शेड्यूल है, क्योंकि टेंथ शेड्यूल एक बहुत ही इशू से रिलेटेड है। इसको कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानेंगे और करंट में इसकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है इसका, उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। शुरुआत में जो शेड्यूल थे, जो अनुसूचियां थीं, वो 9 शेड्यूल थे। उसके बाद अमेंडमेंट होते होते अब तक 12 अनुसूचियां यानी कि 12 शेड्यूल हो चुके हैं। तो एक ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है। जैसे हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। तो 12 सूचियां हैं। हम 10th शेड्यूल के बारे में समझेंगे कि ये किस चीज़ पर बात करता है। तो हम शुरुआत से समझते हैं कि ये क्या है। तो जब यानी कि 1947 में हमारा ये देश आज़ाद हुआ था। 50 में संविधान लागू हुआ। उसके बाद कुछ लॉज लाए गए। अब लॉज लाए गए तो मतलब किस तरीके के लॉज लाए गए, क्योंकि पार्टियों में एक प्रॉब्लम देखी जा रही थी कि कोई पार्टी मेजोरिटी में है, गठबंधन से कोई पार्टी मेजोरिटी में बनी है या सेल्फ से ही मेजोरिटी में बनी है, और उसके जो मिनिस्टर्स थे, उसके जो एमएलए थे, तो वो छोड़कर चले जाते थे, मतलब दूसरी पार्टी में अपने बेनिफिट्स के लिए, कि वहाँ पर कोई अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाएगी, कोई अच्छा पद मिल जाएगा। तो ये एक रीजन बड़ा था, सबसे बड़ा रीजन था। तो इसमें दो चीज़ देखी जा रही थी। एक तो पार्टी की जो अकाउंटेबिलिटी थी लोगों के लिए, वो भी लॉस हो रही थी। दूसरा, पार्टी का सही से लोगों का ध्यान नहीं रख पा रही थी, सही से वर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पार्टी अगर एक दो लोगों के दम पर ही टिकी है, तो फिर वो अगर छोड़ के चले जाते हैं एक दो व्यक्ति, तो फिर वो पार्टी जमीन पर आ जाती थी, यानी कि उसका कोई भी फिर मेजोरिटी में नहीं रहती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यानी कि फिर देखा गया कि ये तो गलत हो रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ लॉज लाए गए। लॉज जैसे कि 10th शेड्यूल को डाला गया, इसमें ये अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट ये हम समझते हैं ये 1985 में ये अमेंडमेंट हुई, और जो अमेंडमेंट क्रम है इसका वो 52nd अमेंडमेंट हुई। अब इसमें हुआ क्या, लॉ लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। मीन्स जो भी व्यक्ति अ, उसको पार्टी को छोड़कर जाएगा, जब राजीव गांधी की ये सरकार थी उस टाइम पर, तो जो भी व्यक्ति पार्टी को छोड़कर जाएगा तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उस सीट पर वो नहीं रहेगा। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात ये थी कि 1/3 अगर व्यक्ति निकल कर जाते हैं तभी वो अपोजिशन को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब 1/3 जैसे समझते हैं कि अगर 100 मेंबर में से 33 मेंबर यानी कि 33 जो सीट हैं किसी भी पार्टी की, वो अगर किसी दूसरी पार्टी में मिलना चाहती हैं तभी वो मिल सकती हैं, अदरवाइज उन पर एंटी डिफेक्शन जो लॉ होगा वो लग जाएगा और उनको निरस्त कर दिया जाएगा अपने पद से। तो एक बड़ा अच्छा ये रहा था, केस था। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ बाद में ऐड करी गई, जैसे आते आते कुछ वर्ष बीतते बीतते यहाँ पर जो 1/3 जो मेंबर्स थे, यानी कि 100 मेंबर्स में से अगर 33 ज्वाइन करें तभी वो 33 हाँ करें तभी वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ दिनों बाद, कुछ वर्ष बाद इसको और ज़्यादा कठोर बना दिया गया कि मेंबर्स इतनी जल्दी पार्टी को न छोड़ें अपने बेनिफिट्स के लिए, इतनी जल्दी अपोजिशन में या दूसरी किसी पार्टी में जल्दी ना करें जाने की। तो इसके लिए एक और लॉ लाया गया। एक और केस में सुनवाई हुई, उसमें कहा गया कि 2/3 मेंबर्स अगर पार्टी से जाना चाहते हैं तभी वो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब जैसे 2/3 मेंबर कितना हुआ, जैसे 100 मेंबर्स हैं तो 100 मेंबर्स में से 67 मेंबर्स
अगर जाना चाहेंगे किसी भी पार्टी में, 67 मेंबर्स की सहमति हो तभी वो जा सकते हैं, नहीं तो उन पर एंटी डिफेक्शन का लॉ लग जाएगा। तो यही थी पूरी साफ साफ इसमें बातचीत कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, इसका बैकग्राउंड मैंने समझा दिया। थोड़ी सी चीज़ एक मिस हुई कि ये किस व्यक्ति की वजह से मुख्यतः चर्चा में आया। तो एक हरियाणा का एक गया राम नाम से एक व्यक्ति थे जो एमएलए थे वहां पर। उन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां ज्वाइन करी, एक दिन में 3 पार्टियां, एक इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से किसी तीसरी पार्टी में। तो इस 3 पार्टियां ज्वाइन करी। इस बार सरकार ने देखा, जुडिशरी ने देखा ये तो गलत हो रहा है, तो वहां पर अमेंडमेंट लाई गई और सुधार किया गया। सुधार के बाद ये कुछ प्रोविजंस थे, ये कुछ लॉज थे जिस पर मैंने चर्चा की, आप वीडियो में समझ चुके होंगे पूरी तरह से। उसके बाद मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन की भी बात हमने कर ली कि कब मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसको बारे में हमने समझ लिया। अब एक चीज और समझते हैं, ये तो चीज थी इलेक्टेड मेंबर की कि इलेक्टेड मेंबर अगर पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो प्रेजेंट डे में 2/3 मेंबर से अलाउ करें, हाँ करें, जाने के लिए निकलें, तभी वो जा सकते हैं किसी पार्टी में, इलेक्टेड मेंबर। और एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, अगर मेंबर किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को नहीं मान रहा है तो मान के चलो पार्टी ही उनको निकाले, तो क्या वो अपने पद से हटा दिए जाएंगे? क्या उस पर एंटी डिफेक्शन का लॉ लगेगा? तो आंसर आएगा नहीं। अगर पार्टी उन्हें निकालती है, क्योंकि वो तो ये बोलेगा ना, भाई मैं तो सहमत हूं पार्टी में रहने के लिए, मुझे तो पार्टी द्वारा निकाला जा रहा है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन का लॉ नहीं काम करेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा। ये तो रही इलेक्टेड मेंबर की बात। अब जैसे कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स भी हुआ करते हैं, तो सिलेक्टेड मेंबर में चीजें क्या लिखी जाएंगी, क्योंकि प्रेसिडेंट द्वारा सिलेक्टेड मेंबर भी रखे जाते हैं। तो सिलेक्टेड मेंबर कब इसको हटा दिया जाएगा या कब नहीं हटाया जाएगा, तो इसमें 2 केस बनते हैं। अगर कोई मेंबर सिलेक्ट हुआ है, जैसे सचिन तेंदुलकर सिलेक्ट हुए हैं, और मानते हैं जया बच्चन जी सिलेक्ट हुए हैं, अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी, तो उनको विदिन 6 मंथ, विदिन 6th मंथ अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब तक तब तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं काम करेगा, नहीं उन पर लगाया जाएगा। और एक दूसरी स्थिति ये है कि अगर 6 मंथ बाद अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं 6 महीने बाद, तो उन पर एंटी डिफेक्शन का लॉ लगाया जाएगा, उनको अपनी सीट से, अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये तो थी सिंपल सी बात इलेक्टेड मेंबर की और सिलेक्टेड मेंबर की। ये चीज हम समझ चुके हैं। अब इसी चीज को, जैसे कोई इसी प्रोसेस को कोई व्यक्ति छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहे, उसे सिंपलतः मर्जर बोलते हैं, मर्जर। जैसे एक पार्टी से कुछ मेंबर्स का दूसरी पार्टी में मर्जर, कुछ कितने 2/3 मेंबर्स का मर्जर, मिनिमम 2/3 मेंबर्स होना चाहिए, उसके बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो रही मतलब कुछ फैक्ट्स रहे। अब हम बात करें कि डिस्क्वालीफाई कौन कर सकता है, तो इनको लोकसभा में स्पीकर डिस्क्वालीफाई करेगा, इनके केसेस को सुनेगा, एंटी डिफेक्शन के केसेस को। और राज्यसभा में चेयरमैन जो होगा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, वो देखेगा। स्टेट असेंबली में स्पीकर देखेगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन देखेगा। स्टेट असेंबली माने राज्य में जो होती है, वो स्टेट में जो होती है स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें चेयरमैन देखेंगे। तो ये तो रही पूरी बात। अब इसमें जुडिशरी का भी एक भूमिका रहती है कि जुडिशरी इसमें रिव्यू कर सकती है या इंटरफेस कर सकती है। तो इसमें कहा जाता है यस, क्योंकि इनिशियली द 10th शेड्यूल अटेम्प्ट टू कीप द स्पीकर्स डिसीजन आउटसाइड जुडिशरी रिव्यू, यानी कि केवल शुरुआत में जब इसको जोड़ा गया था तो केवल स्पीकर ही डिसाइड करता था कि कौन क्या एंटी डिफेक्शन किस पर लगेगा, किस पर नहीं।
इसको क्या सुनवाई करता था, यानी कि स्पीकर। बाद में किहोटो हुल्लो वर्सेस चिलचुल्हू नाम से कुछ, आई कांट प्रॉपरली प्रोनाउंस दिस नेम, ये 1992 में ये केस आया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड कैन बी रिव्यूड बाय कोर्ट, हाउएवर जनरली कोर्ट डू नॉट इंटरव्यू बिफोर द डिसीजन इन मेड, यानी कि मेजरली चेयरमैन और स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कि कौन एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है इस चीज़ को। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि 10th शेड्यूल क्या है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समझा कि किस पर्पज से जोड़ा गया, पर्पज हमने समझा, करंट में इसकी स्थिति क्या है। अब एक एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि राजीव चड्ढा जी वर्तमान में उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए, तो वे जरूरतन 2/3 मेंबर्स रहे हैं उनके, उसके बाद ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। 2/3 मेंबर्स यानी कि आम आदमी पार्टी के मान लीजिए 10 मेंबर से, तो 6 से 7 मेंबर अगर छोड़कर जाना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को, तभी वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं या किसी अदर पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इतनी ही बात की। इस वीडियो में धन्यवाद, थैंक्स।